वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 6 छठा हम पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 1 और इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अंतिम दौर इस पाठ के 2 भागों में विभाजन किया है। चैप्टर नंबर 6 जो है वह अंतिम दौर 1 है और चैप्टर नंबर 7 जो है अंतिम दौर 2 है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 6 में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं उसका हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ाई करते हैं। अंतिम दौर 1 इस पाठ के शुरुआत के परिच्छेदों को लेखक ने पॉइंट दिया है। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार अन्य देश का पुछल्ला बनता है। पुछल्ला का अर्थ क्या होता है? पुचगल्लू, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, किसी की चापलूसी करना, किसी के अधीनस्थ होना। यहाँ पर उसका हम अर्थ यही लेंगे कि किसी का अधीनस्थ होना या किसी पर अन्य इस पर आश्रित होना। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से किसी अन्य देश पर आश्रित बन गया, पूरी तरह से निर्भर बन गया। इसके पहले भागों में या इसके पहले पाठों में हमने जब पढ़े उसके अध्ययन किए थे तो लेखक हमें यही बताना चाहते थे कि जब भारत पर हमेशा किसी न किसी प्रकार से आक्रमण होते रहते थे, चाहे वो देशी आक्रामक थे या विदेशी। जब विदेशी आक्रामक आकर भारत पर सत्ता स्थापित करते थे तब उस समय भारत को इतनी परेशानियां या इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा था। क्योंकि जब वो विदेशी साम्राज्य आकर भारत पर राज्य करते थे शासक के रूप में, तब वो क्या करते थे कि उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति भारत में लेकर आते थे। लेकिन अपने सभ्यता और संस्कृति के साथ वो भारत की सभ्यता और संस्कृति का भी आदर करते थे और इस प्रकार दोनों की सभ्यता और संस्कृति का समन्वय हो जाते थे। या किसी भी प्रकार की भारत की रीति रिवाज, परंपरा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ढांचे पर वह आंच नहीं आने देती थी। लेकिन अब इस पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिश शासन, अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करके अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था कि भारत पर जो आक्रामक के रूप में, शासक के रूप में अधीनस्थ होकर ब्रिटिश सरकार अधिकार जमा रहे थे, तब वह अपने देश में रहकर भारत पर सारा राजनीतिक और सामाजिक शासक चला रहे थे। तो इस प्रकार वह किसी और देश में रहकर भारत पर अधिकार जमा कर उसकी सब क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया था और इस प्रकार भारत हर स्थिति से, हर क्षेत्र से अंग्रेज सरकार पर या ब्रिटिश सरकार पर अधीनस्थ हो गई थी, आश्रित हो गई थी। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती। अब देखिए लेखक कहना चाहते हैं कि जब अन्य इसके पहले जितने भी देशी विदेशी शासक, आक्रामक, सत्ताधीश अपना साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, तो उस समय किसी भी प्रकार की राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन का सामना भारत को नहीं करना पड़ा था या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन जब अंग्रेजी राज्य की स्थापना भारत में हुई तो उसमें से एकदम परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया था, उनके रीति रिवाजों से, उनके अनुसार भारत के राजनीतिक, सामाजिक सारे परिवर्तन करके उनके अनुसार पूरे भारत का ढांचा बदल दिया था और यह सारे परिवर्तन भारत के लिए एक नई घटना थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। तो देखो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते थे कि इसके पहले जब ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया था, उसके पहले भी भारत पर बहुत सारे विदेशी शासकों ने, सत्ताधीशों ने आक्रमण किया था और उनके द्वारा भारत को पराजित होकर वह विदेशी आक्रामक जीत चुके थे।
लेकिन ऐसे आक्रमणकारी के द्वारा उसकी सीमाओं में आकर वह बस गए थे। अब देखिए जो विदेशी सत्ताधीश थे वो क्या करते थे, भारत को जीतने के बाद वहां भारत में ही आकर वह अपना शासन स्थापित करते थे और इस प्रकार वह भारत के ही जीवन में अपना जीवन शामिल करके सत्ता स्थापित कर रहे थे। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। तो अब तक जितने भी आक्रमणकारी आकर भारत पर वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, उनके अधीनस्थ रहकर भी भारत ने कभी अपनी स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता कभी खोई नहीं थी और वह कभी भी किसी भी प्रकार से अन्य सत्ताधीश का गुलाम नहीं बना था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सत्ताधीशों के द्वारा भारत पूरी तरह से गुलामगिरी का जीवन व्यापक करने लगा था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। अब देखिए जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा जब भारत पर आक्रमण करके भारत को उनके अधीनस्थ कर दिया गया था, तो अंग्रेज शासकों ने, ब्रिटिश शासकों ने क्या किया था, भारत का जो संचालन केंद्र जो था वह अपने देश से कर रहे थे। इसलिए लेखक कह रहे कि जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो रहा था। तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र का जो संचालन हो रहा था वह पूरी तरह से भारत में न होकर वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनके देश में हो रहा था। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। तो इस प्रकार से लेखक यही कहना चाहते हैं कि भारत का ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शासक वर्ग के रूप में अधीनस्थ हो गया था, वह मूल रूप से और चरित्र दोनों रूप से वह स्थायी रूप से विदेशी आक्रमकों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा वह भारत पर आक्रमण करके पूरे रूप से विदेशी शासकों का राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन करके उनके अनुरूप से वह ढांचा बनके पूरे भारत पर उन्होंने अपने ब्रिटिश कायदे कानून सारे उसके अनुसार भारत पर आक्रमण करके उसको गुलामगिरी कर दिया। गुलामों के द्वारा उनका जीवन यापन होने लगा और वह पूरी तरह से स्वतंत्र, उनके आजादी खो चुके थे। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था। अब देखिए, जैसे हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार से प्रवेश किया था, वह व्यापारी के रूप में भारत में आए थे और इस प्रकार व्यापारी के रूप में आने के बाद धीरे धीरे एक प्रांत को वह अपने अधीनस्थ करने लगे और एक एक करके उसने भारत के बहुत सारे प्रांतों पर अपना अधिकार कर लिया और फिर अधिकार करने के बाद उन्होंने भारत के ही सत्ताधीशों को, जो उनके हित में ही अपना हित समझ रहे थे, ऐसे सत्ताधीशों को अपने इन कायदे कानूनों के अधिकारों के रूप में बड़े बड़े पद देकर अपने ओर खींच ले और इस प्रकार एक पूंजीवाद तैयार हुआ। अब पूंजीवाद का अर्थ क्या होता है कि अपने ही आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो नए नए अधिकार तैयार किए जाते हैं और उसके अनुसार राज्य व्यवस्था चलाई जाती है। कहा जाता है कि सामंतवाद के बाद का यह पूंजीवाद व्यवस्था आई थी। तो इस प्रकार पूरे विश्व में पूंजीवाद का यह बाजार फैला हुआ था। उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। अब देखिए, जो पूंजीवाद का जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था फैली हुई थी, इसमें भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ गया था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। तो इस प्रकार इसके पहले जो भारत का स्वतंत्र रूप से आर्थिक व्यवस्था चल रहा था, पूरे राजनीतिक क्षेत्र में जो संरचनात्मक रूप से वह राज्य कार्य कर रहा था, वह पूरी तरह से विघटन कर दिया गया। किसके अधीनस्थ? ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ विघटन करना, नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार भारत का जो स्वतंत्र रूप से आर्थिक और राजनीतिक संरचनात्मक व्यवस्था था वह नष्ट कर दिया गया और फिर ब्रिटिश शासन के द्वारा उनके अनुसार एक नए रूप से आर्थिक और राजकीय संरचनात्मक शासन पद्धति शुरू कर दी गई। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। अब देखिए, ये जो ब्रिटिश सरकार जो भी कार्य
आर्थिक रूप में या राजनीतिक क्षेत्र में जो भी अधिकार या कायदे कानून बना रहे थे वह अपने देश में बैठकर बना रहे थे। और इस प्रकार लेखक कहते कि ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, अर्थात अंग्रेज अपने देशों से इस पूरे भारत का संचालन कर रहे थे। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था जो उस पर लाद दी गई थी। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार अपने देश में बैठकर भारत का शासन चला रहे थे और यह जो शासन के जो अधिकार थे, जो कायदे कानून थे, वह भारत पर लाद दिए गए थे। भारत ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतियार पुच्छला बनकर रह गया। अब देखिए, भारत का जो आर्थिक व्यवस्था का जो मूल ढांचा था वह हम कहते हैं कि खेती या किसान के रूप में था। तो इस प्रकार भारत को हम खेती प्रधान देश या कृषि प्रधान देश कहते हैं, क्योंकि उसके ही बलबूते पर भारत का आगे व्यापार के क्षेत्र में विकास हुआ था। तो इस प्रकार भारत ब्रिटिश ढांचे का पूरे रूप से खेती के क्षेत्र में और औपनिवेशिक क्षेत्र में अर्थात पूरे डिपेंड हो गया था उसके ऊपर। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा कर दिए। अब देखिए, उन्होंने अपने अनुसार सब परिवर्तन कर दिया था, तो उसके ही अनुसार उन्होंने भारत पर अंग्रेजी नमूने के अनुसरण करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए बड़े बड़े जमींदार अधिकार के रूप में, बड़े बड़े पदों के रूप में उन्होंने स्थापित कर दिए थे। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से अभिन्न न हो। अब देखिए, जैसे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जब भारत में आए थे, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था कि भारत से व्यापार करके उसके भारत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके वह अपने देश को संपन्न बनाना चाहते थे और यही उद्देश्य था। इसलिए वो भारत को खेती के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लगान लगाने लगे। लगान का अर्थ होता है कर लगाना, टैक्स करते हैं हम। तो इस प्रकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में लाई गई थी, उसका उद्देश्य यही था कि भारत से पैसा इकट्ठा करके उनके देश को संपन्न किया जाए। तो इसलिए वो क्या कर रहे थे, भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो खेती का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र पर वो क्या कर रहे थे, लगान लगा रहे थे। लगान का अर्थ क्या होता है, टैक्स, कर कहते हैं। तो कर के माध्यम से, लगान के माध्यम से अधिक रुपया इकट्ठा करना और अपने देश को संपन्न करना। तो अब इसके लिए एक ऐसे वर्ग को निर्मित करना जरूरी समझा गया जिसका स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ के समान ही हो, उनमें कोई भिन्नता न हो। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया और इस प्रकार उन्होंने अपने राजकीय क्षेत्रों को मजबूत बना दिया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे, सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। अब देखो, जो ब्रिटिश सरकार के जो बड़े बड़े अधिकार थे, अधिकारियों ने क्या किए थे, भारत के ही ऐसे लोग जो जमींदार, राजा या महकमों में पटवारी, गांव के प्रमुख मुखिया तथा बड़े बड़े कर्मचारी थे, ऐसे कर्मचारियों के चुनाव की जो उनको थोड़ा लालच देकर और कुछ पदों का लालच देकर, फिर कुछ जमींदार के रूप में खेती जमीन के टुकड़े देकर उनको अपने ओर खींच लिया और इस प्रकार उनका हित ही उन्होंने अंग्रेजों के हित में मानना शुरू कर दिया था। सरकार के दो खास महकमे थे, एक थे मालगुजारी और दूसरे थे पुलिस। अब मालगुजारी कि गांव से शहरों तक जो भी छोटे बड़े जो वस्तुएं होते, जो चीजें होते, उस पर लगान लगाना, अर्थात उन पर टैक्स या कर लगाना। तो ऐसे टैक्स वसूल करने के लिए जो व्यक्ति रखे जाते थे उनको कहा जाता था मालगुजारी। तो इस प्रकार से जो प्रमुख दो पद दिए गए थे, कौन से थे, मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर के जिले में कलेक्टर या फिर जिला मैजिस्ट्रेट होता था और इस प्रकार उन पर भी बड़े अधिकारी रखे गए थे। कौन थे वे, कलेक्टर, जिले का कलेक्टर या फिर जिला मैजिस्ट्रेट। इस तरह भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए बिना कुछ भुगतान के अड्डे की तरह इस्तेमाल किया ही गया। इसके अलावा उसे इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के
प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। अब देखिए अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने, कि अपने देश को साम्राज्यवादी बनाने के लिए, अपने देश के हित को संपन्न बनाने के लिए, उन उद्देश्यों को वो क्या करते थे, अपने उद्देश्य को साध्य करने के लिए भारत से इस प्रकार से पैसा वसूल करने लगे। और भारत के द्वारा उनको देखो हम किसी भी चीज को कोई कार्य करते हैं तो उसका मुबदला हमें देना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें भारत को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसका इस्तेमाल करने लगे। और इसके अलावा ब्रिटिश सेना का जो सैनिक होते थे उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता था, उसका बहुत अधिक खर्च किया जाता था। और इन ब्रिटिश सेना के सैनिकों के प्रशिक्षण का खर्च भी भारत को ही उठाना पड़ता था। और उस खर्च को क्या कहा जाता था, कैपिटेशन चार्ज। वास्तव में भारत को ब्रिटेन के हर तरह के दूसरे खर्च भी उठाने पड़ते। इसके अलावा भारत को अन्य खर्चों को भी ब्रिटिश शासन के या इंग्लैंड के बहुत सारे खर्चों को भारत के द्वारा ही करना पड़ता था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। और इस प्रकार से जब ब्रिटिश सरकार ने जो आक्रामक शासन पद्धति भारत पर लाद रखी थी, उसका अगर इतिहास पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हमारे मन में उनके प्रति क्रोध की भावना निर्मित होती है। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरी से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। भले ही देखो उन्होंने जो कुछ किया था वो अपने देश के हित के लिए किया था, और इस प्रकार उन्होंने भारत उसके लिए बहुत सारी नीतियों की, कुरीतियों के उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके लिए उन्होंने भारत में फूट भी डाला, फिर भारत को दिन ब दिन वो कमजोर भी बना लगे और उनके भारत की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्होंने अपने देश का हित के बारे में सोचा। देखते ही इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। पुछलना, पिछला, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, संरचनात्मक, संरचना संबंधी, धुरी, आधार, विघटन, नष्ट या बर्बाद करना, संयोजक अंगों को अलग कर देना। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासक पर या ब्रिटिश सरकार पर अधीनस्थ हो गया था, इसका वर्णन हमने पढ़ा। आगे भी लेखक हमें बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।